नमस्कार दोस्तों, मैं जी द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोग को एक प्राइमरी का पेपर है, प्राइमरी लेवल का पेपर टेट 2018 का ये सेट है। मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ और मैं 10 साल का अब तक जितने पेपर हुए हैं प्राइमरी हो या जूनियर को मैं सबके सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, अब सीखना क्या है, पहला ऑप्शन है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। फिर देखिए स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। फिर संज्ञानात्मक संकारी है। फिर पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसमें से सही ऑप्शन है तीसरा वाला, यही आपका सही है। फिर देखिए किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। नई भाषा को सीखने के लिए, अच्छा भाषा विकास किसने दिया था, ये भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये चौमस्की ने दिया था। इसको भी आप तैयार रखिए, चौमस्की। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, जिसे अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। फिर समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए समावेशी कक्षा में केवल विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, तो ये गलत है। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल विशिष्ट छात्र ही शामिल हों। देखिए केवल सामान्य छात्र शामिल होते हैं, ये भी गलत है। फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये भी गलत है। तो सही क्या है, सामान्य और विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। फिर अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि गणित से रिलेटेड, तो इसको परिभाषित करता है, देखिए नीरसता संबंधी दोष, तो ये हो नहीं सकता है। इसका आपका सही ऑप्शन है यही तीसरे नंबर का सही ऑप्शन क्या है, गणना दोष। फिर समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, क्षमता निर्माण का अभाव, क्षमता निर्माण का अभाव, या फिर अभिभावकों की भागीदारी करना होना, फिर अलगाव, संवेदनशीलता। इसमें से क्या मोस्ट है, यानी क्या आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ वाला सही है, ये फोर्थ ऑप्शन यही आपका सही है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, व्यवहारात्मक संवेग का तत्व है। तो जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। व्यवहारात्मक गलत है, दैहिक ये भी गलत है, संज्ञानात्मक ये भी गलत है। और इसका राइट आंसर होगा ये आपका डी, यानी संवेदी। ये जो है संवेग का तत्व यही नहीं, ये तीनों के तीनों। क्यों, क्योंकि संवेग के तीनों तत्व हैं, इसलिए गलत है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का तत्व नहीं है, इसलिए ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीन पक्ष हैं, उसमें से संज्ञानात्मक पूछा गया है। और इनका सही मायने में देखा जाए तो ज्ञान, अब आपको पता है कि इनके जितने पार्ट हैं संज्ञानात्मक पक्ष के, और क्या ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये छः के छहों नाम आप रट लीजिएगा कि क्या है, ज्ञान, बोध, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, यही बोध या अवबोध, यही दोनों मिल सकता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यही है, यही क्रम होगा संज्ञानात्मक पक्ष का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ज्ञान, देखिए ये लिखा है चौथे नंबर पर, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो यही आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता है, निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं, इसका आपको जवाब देना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक। तो देखिए शिक्षा जो है आज के आधुनिक टाइम का जो शिक्षण है वो जनतांत्रिक होना चाहिए, ये सही है।
ये सही, इसलिए ये गलत माना जाएगा। सहानुभूतिपूर्ण यानी विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूत भी होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सही था। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये भी सही था इसलिए ये गलत है। तो इसमें से गलत क्या होगा? ये स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी। फिर अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जवर्ड, स्किनर। इसमें से सही आंसर जो होगा ये ब्रूम साहब के होंगे, विक्टर ब्रूम। यही ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है अग्रिम व्यवस्थापक। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं? तो 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन होगा, आप लोग बताइए, व्यक्तिक या सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। इसमें से राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा, यही सूचना प्रक्रियाकरण, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर से देख लीजिए, यही सूचना प्रक्रियाकरण, यही सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ये सही होगा। कि रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो इसमें से राइट जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका राइट जवाब होगा, देखिए, रेखीय अभिक्रम, साखीय अभिक्रम और तैयारी और अर्जन, ये तीनों गलत हैं, नहीं होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी कौशल अंतरण एक गति है ना कि एक उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि इनके जो 10-11 सूत्र बताए हैं, इसमें से सरल से कठिन की ओर ये है, अनिश्चित से निश्चित की ओर ये भी सही है, दृश्य से अदृश्य की ओर ये भी सही है। लेकिन इसमें से जो निगमन से आगमन की ओर, ये उल्टा है। मतलब यही, अगर आपका सही आंसर देखा जाए तो यही होगा। कौन सा सूत्र नहीं है? तो निगमन से आगमन की ओर, यही सूत्र गलत है। अच्छा, सही क्या होना चाहिए? आगमन से निगमन की ओर होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? आपको पता है एनसीईआरटी जो है ये 36 मिनट की मानते हैं सूक्ष्म चित्र, इसमें सूक्ष्म शिक्षण को, जिसमें 6 चरण होते हैं। तो पहला है प्रतिपुष्टि, फिर है यानी सबसे पहला योजना बनाना, सबसे पहला क्या है? योजना बनाना। फिर शिक्षण है, फिर है प्रतिपुष्टि यानी पुष्टि, फिर पुनर्प्रतिपुष्टि, पुनः योजना बना रहा है। ऐसे सारी पूरी 6 की 6 लिखवा दे रहे हैं। देखिए पहला है योजना बनाना, क्या है? योजना बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना। दूसरा है शिक्षण, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, और पुनर्प्रतिपुष्टि। पुनर्प्रतिपुष्टि, तो यही 6 नाम है। तो इसमें से सबसे यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना। तो यही आपका सही जवाब है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो आपको बताना है, अवबोध स्तर के शिक्षण के शामिल हैं। तो अन्वेषण शामिल है, इसका राइट आंसर होगा 4th। लेकिन अब इसमें से कितने क्या होते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं। ये जो बोध स्तर होता है इसको 4 सोपानों में बांटा गया है। तो पहला है अन्वेषण, पहला है अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण अथवा परिपाक, और चौथा है वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो यही 4 होते हैं जिसमें से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण का शामिल है। तो यही भैया इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण
तभी संभव होगा जब, इसका सही देखो, पहले देखा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों को भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हों। सही उत्तर चुनें। तो देखिए, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी, इसमें से ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए बी सी, यानी फोर्थ वाला सही है। ये तीनों को तीनों इसमें सही माने हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो देखो, देख के तो अनुक्रिया प्रकट नहीं करेगा क्योंकि बुलाया जा रहा है। स्पर्श से भी नहीं, ध्वनि। तो ये तीसरा सही है, तीसरा आंसर आपका सही है। फिर पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो प्राक संक्रिया की अवस्था जो है ये 2 से 7 साल है, 2 से 7 साल। फिर देखो, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसमें से 13 का जो आंसर है, 13 का आंसर होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। यानी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, भविष्य की योजना। देखो, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तो ये सही है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी सही है। काल्पनिक भयों का अंत, ये भी सही है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो चौमस्की। अभी मैंने बताया था कि भाषा जो है, भाषा विकास के बारे में अगर बात किया जाए तो सिर्फ चौमस्की ही सही है, क्योंकि ये भाषा विकास के थे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शिक्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल, या तो फिर, तो इसका सही ऑप्शन यही होगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल से। गिरोह अवस्था, देखिए किस वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 अवस्था, 8 से 10, 16 से 19 वर्ष की नैतिकता संज्ञानात्मक, और 3 से 6 वर्ष। तो देखिए, गिरोह अवस्था जो होता है ये 8 से 10 वर्ष बाल्यावस्था में आता है। तो ये 8 से 10 वर्ष यही माना जाएगा सही। क्या? ये 8 से 10 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो आपको पहला पता है कि संवेगी गामक अवस्था पहली अवस्था होती है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, फिर चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो यही सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था जो तीसरे नंबर पर है। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अब मनोवैज्ञानिक में तो विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है। अभी प्रेरणा तो शामिल है, प्रेरणा रुचि ये शामिल है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप ये शामिल नहीं है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 25, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण अगर देखे जाए तो आपको बताना है कि किसके उदाहरण हैं। देखिए, स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्त, फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसमें से राइट कौन सा होगा? ये पहला वाला, स्वतः शोध। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा है? 26 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने कहा है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर क्लियर नहीं है कि कौन सा सही है। इसका जवाब आप लोग खुद देंगे, क्योंकि मेरे समझ से इसमें कोई एग्जैक्ट सही नहीं लग रहा है। क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये ऑप्शन नहीं, इसका आंसर शायद गेट्स से हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अब थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में क्या नहीं शामिल है? अभ्यास का नियम पहले समझ लो। इन्होंने कितने नियम दिए थे? 3 मुख्य नियम दिए थे। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के
प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। यानी प्राथमिक नियम का सेंस यहाँ पर यह है कि मुख्य नियम और गौण नियम। तो इन्होंने कौन से मुख्य नियम दिए थे और कौन से गौण नियम दिए थे, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। देखिए मुख्य नियम क्या था, यही जो लास्ट के नीचे के 3 लिखे ये मुख्य नियम है। यानी अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। फिर गौण नियम क्या थे, तो बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा था मनोवृत्त का नियम, और तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम, चौथा था सादृश्यता का नियम, फिर फिर इसके बाद में था जो लिखा सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो यह 5 नियम इनके गौण नियम थे और 3 नियम मुख्य नियम थे। मुख्य नियम क्या थे, फिर से देख लीजिए, यही जो लिखा है अभ्यास का नियम ये मुख्य नियम था, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये 3 के 3 मुख्य नियम थे। गौण नियम क्या थे, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्त का नियम, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्यता का नियम। तो यह, और एक ऊपर जो लिखा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, कहो तो लिखा भी दें। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो प्राथमिक नियम यही 3 थे, तीनों पूरे हैं, ये इसमें शामिल नहीं है, यानी पहला ऑप्शन सही है। फिर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो सिर्फ व्यवहार पे, यही सही है। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। तो इसका देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, इसको आपको बताना है। अनुबंधन का दूसरा नाम, इसमें देखिए समीपस्थ अनुबंधन ये आपका गलत है, प्राचीन अनुबंधन ये भी गलत है, चिन्ह अनुबंधन ये भी गलत है। तो सही क्या है, नैमित्तिक, ये दूसरा वाला सही है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, आपको इसका सही जवाब देना है। इसका पहला ही सही जवाब है, यानी अधिगम का अवलोकन। देखिए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो यह गलत है, क्योंकि अधिगम का देखिए कोई कितना सीख रहा है उसका प्रत्यक्ष कैसे अवलोकन कर सकते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, तो ये सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। अधिगम एक लक्षणमुखी प्रक्रिया है, तो ये तीनों सही थे, लेकिन इसमें से गलत कौन सा है, यही। चलिए अब एक अगला पेपर है हिंदी का। देखिए प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो प्राग का हुआ है, इसको तो आप लोग आराम से कर लेंगे। प्राग का हुआ है। तुलसीदास किसकी रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बहिष्कार का संधिविच्छेद बहिधनकार होगा, यानी पहला सही है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो वैदेही वनवास किसकी रचना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यही सही है। फिर निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग क्या है, देखिए लिखावट, पखावज, पहिया। तो अगर पुल्लिंग देखा जाए कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग क्या है, तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा पहिया। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं, यहाँ से शुरुआत होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर जवाब देना। मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह से कोई आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संप्रेषण कला का, यानी संप्रेषण कला क्या नहीं है, प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ से आप देखिए, अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण करना है। लेकिन इसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन क्या नहीं मिला, अलंकरण। तो राइट आंसर दूसरा होगा। फिर संप्रेषण कला का विकास किसका, मतलब विकास किससे होता है, तो आप यहाँ से इसके बाद में देखिए, जो निरंतर अभ्यास है, किससे, निरंतर अभ्यास से, यानी राइट आंसर क्या होगा, अभ्यास। देखिए अभ्यास लिखा, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, अब मैं बता दूं, ये तीनों संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञा, ये तीनों जो हैं
संयुक्त व्यंजन है और इसमें से यही राइट होगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय पद में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि द्विग में देखिए द्वंद्व में और आता है, द्विग में पहला पद संख्यावाचक होता है, क्रमधारय में हमेशा विशेषण बना रहता है, जैसे महापुरुष है, महर्षि है, महर्षि है, ऐसा। अब मृत्युंजय यानी तीसरे शब्द का जो अर्थ देता है वो बहुब्रीहि कहलाता है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलम, ये सही है आपका। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो यह पुस्तक किसकी है, यह रेखांकित पद में यह शब्द क्या है? तो यह जो है इसका ऑप्शन होगा दूसरा, सार्वभौमिक विशेषण है, सार्वभौमिक विशेषण। फिर विशेषण शब्द का विलोम होगा विश्लेषण का, संश्लेषण, ये संश्लेषण होगा। फिर इसके बाद में जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों से होता है उसे दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत। जल्दी जल्दी थोड़ा हम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से, क्योंकि देखिए मनोविज्ञान थोड़ा टफ था इसलिए उसमें थोड़ा धीरे धीरे हुआ है। हिंदी मुझे पता है कि आप लोग आसानी से कर लेते हैं, उसको मैं आसान वे में बताऊंगा, मतलब जल्दी जल्दी बताऊंगा। फिर इसके बाद में मैथ, इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही आसान और समझा के बताया जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन आपको पता है श सा हा होता है, तो ये आपके उष्ण व्यंजन है। फिर अत्यधिक का विलोम क्या हो? अत्यल्प होगा, तो ये भी सही है, दूसरा दूसरा ऑप्शन सही है। फिर देखिए रित का विलोम क्या होगा? तो रित का विलोम आपको सामने ऑप्शन है, इसका सही विकल्प आप बताइए। देखिए विकीर्ण है, विकीर्ण मतलब अनृत है, वक्र है, अनायक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। देखिए सही ऑप्शन दूसरा सही है, अनृत। फिर संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, तो सम होगा, दूसरा सही है। फिर इसके बाद में मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो देखिए क्रमवाच, भाववाच, सॉरी कृतवाच्य है, भाववाच्य, क्रमवाच्य, अन्य है। इसमें से राइट आंसर जो होगा वो भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य। राइट आंसर क्या होगा? भाववाच्य। तद्भव और उसके तत्सम में कौन सा गलत है? तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए आंत का अंत ये भी है सही इसमें, और लौंग, लौंग का लवंग जो है ये भी है। अब इसका एग्जैक्ट राइट आंसर जो होगा वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए इसमें से संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, ये सही है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। गलत है स्कंदगुप्त, यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं लिखा है। तो बात आती है कि स्कंदगुप्त लिखा किसने है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपका कंप्लीट हो। स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा। किसने? जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद। और ये स्कंदगुप्त है क्या? नाटक है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिव राजभूषण भूषण, शब्द रसायन देव है, उद्धत शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर आपको जवाब में देना है मुझे, मतलब आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन फोर्थ है। लेखक और उसकी कृत के युग्म कौन सा युग्म गलत है? सूरज का सातवां घोड़ा सबको पता है कि धर्मवीर भारती होता है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। तो अब आपको बताना है कि इसमें से क्या राइट है क्या रॉन्ग है।
इसका आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है दोस्तों। दर्शन मुझे तो इसका राइट आंसर जो लगता है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए इसका अगर राइट जवाब देखा जाए तो दर्शन दिग्दर्शन होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है बल्कि राहुल सांकृत्यायन ने अपने दर्शन में लिखा है, तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा। फिर विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ, मेरा यही विचार है। तो ये पहला वाला अशुद्ध है, क्योंकि जैसे बोलते हैं तैसे ही पता चल जाता है। हाँ मतलब ये यहाँ पर एक अल्प विराम लगना चाहिए, तो यही गलत है। कि आप हमारे घर आना चाहते हैं, ये उसी का पार्ट था। कौन सा शब्द भिन्न है अर्थ और प्रकृति से है? जैसे सनातन, चिंतन, शाश्वत, अधुनातन, ये डिफरेंट है चौथा वाला। फिर अर्वाचीन शब्द का तो ये तो बहुत फेमस हो चुका है, सारे लोग जानते हैं, इसका प्राचीन होगा। फिर देखिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बिरहेणी नहीं होगा, हा पछोटी के मात्रा होना चाहिए, बिरहेणी होना चाहिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबाना, सारी दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, लुटिया डुबाना यानी सारा काम चौपट करना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा होना। मैं आपको बता दूं कि मुहावरे के कभी सटीक अर्थ यानी सही अर्थ नहीं होते हैं, तो इसलिए यही तीसरा आपका जो है राइट आंसर है। तीसरा क्या है? राइट आंसर है। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागर सोई, इसमें भैया देखो एक तो श्लेष अलंकार है और एक रूपक अलंकार है। दोनों आंसर यहाँ के सही हैं। आप दोनों पर टिक लगाओगे आयोग आपका सही मानेगा। रूपक या श्लेष। गौशाला में कौन सा समास है? तो गाय के लिए रहने का स्थान यानी तत्पुरुष समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास है। इन दोनों में तत्पुरुष आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर तत्पुरुष समान है, समास है, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। अब देखिए इसके बाद में आ रहा है भैया इंग्लिश, अंग्रेजी, यानी तीसरा पेपर है। यहाँ मैं थोड़ा समझा के आपको चलूँगा जिससे आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए लिखा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए टू गिव दियर ओपिनियन अबाउट पोएम, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, टू एंजॉय एंड अप्रिसिएट द पोएम। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो तीसरा ही होगा, क्योंकि कविता जो है भैया वो आनंदवर्धक होती है। यानी कविता क्यों पढ़ा जाता है? आनंद के लिए भैया। तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। मैं आपको बता दूं आर्टिकल दो होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। यानी आर्टिकल की अगर चर्चा की जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल दो होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, कैसा? डेफिनेट आर्टिकल। और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में देखिए क्या आता है। डेफिनेट आर्टिकल अगर आपका है तो डेफिनेट आर्टिकल में आपके आते हैं द, और इनडेफिनेट आर्टिकल अगर लिया जाए तो इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ये और आयन। क्या आता है? ये और आयन। तो अब यहाँ पर मुझे फिल करना, देखो ये का प्रयोग कहाँ होता है? मुझे साउंड पर मेनली फोकस करना है। जब साउंड जो है कॉन्सोनेंट की तरह होता है, यानी साउंड कैसा हो? कॉन्सोनेंट की तरह हो, यानी व्यंजन की तरह हो, तब हम ये का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जब साउंड एक वावेल्स यानी स्वर की तरह होता है तब हम आयन का प्रयोग करते हैं। तो अब मेरा यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। आपको बताना है यस्टरडे आई सॉ यूरोपियन। अब मैं बता दूँ यहाँ से ई है, अगर आप लेटर से देखते हैं तो यहाँ आयन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका साउंड जो है वो एज ए कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आयन ना लग करके आपको लगेगा ये, यानी पहले में ये भर लो। अब एलिफेंट, एलिफेंट जो है इनका साउंड जो है
वो वावेल्स की तरह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा एन। अब देखिए ये और एन किस में सही है, उसी पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये और एन, तो यही सही हो जाएगा। अब चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो, प्लीज डिस्क्राइब आप द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, तो तीसरा ऑप्शन सही है, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको करेक्ट प्रेपोजिशन भरना है। आ प्रिजनर वाज अक्यूज्ड मर्डर, इसका भरिए। आपको पहला ऑप्शन है टू, फिर है आप, फिर है फार, फिर है ऑफ, तो इसका राइट जवाब आप भरिए। तो देखिए इसका राइट जवाब होगा दूसरा। राइट जवाब क्या होगा? दूसरा। अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यानी मर्डरर। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसको भैया लर्न करना पड़ेगा, कोई इसका चार्य नहीं है, इसको बिना आप लर्न किए कुछ भी जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फोर्थ राइट आंसर है, लेकिन ये आप पर डे लर्न करते रहिए 5-5। फिर सिनोनिम्स भी आपको लर्न करना है। तो इसका भी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में हम लोग पहुँचते हैं, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग आ सफिक्स एन। एन लगाने से, जैसे ऑक्स का ऑक्सन होगा तो ऑक्स इसमें है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सेस, बॉक्सेस, टैक्सीज ऐसे होते तो ऑक्स का ऑक्सन होता है, यहाँ पर ऑक्सन नहीं होगा। फिर चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन। अब यहाँ पर दिस ड्रेस इज योर्स, ये ड्रेस किसका है? आपका है। और दैट वन इज माइन, तो इसमें से तीसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, योर सही होगा। फिर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में बताना है या बदलना है। पैसिव वॉइस आपको पता है। क्वेश्चन को पहले देखिए कि हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती, मतलब फोर्थ फॉर्म लगती है। इसके बाद में यह हैव की जगह पर हैव बीन हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, ऐसे ऑप्शन तीसरा आपका शायद राइट हो सकता है। और अगला क्वेश्चन था हैव दिस क्वेश्चन, तो हैव दिस क्वेश्चन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस वर्ड जो है सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, तो इसके पहले हैव नहीं लग सकता है, इसलिए दिस के साथ हैज ही लगेगा। पहला ऑप्शन आपका, वो सॉरी तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपको पैसेज से आंसर देना है। yesterday टू ब्रेव चिल्ड्रंस ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट अवार्ड, दे हैव एक्साइट। पहले देखो क्वेश्चन पहले पढ़ा जाता है, व्हिच काइंड ऑफ मैन, सॉरी व्हिच काइंड ऑफ नाउन इस गंगापुर। गंगापुर किस प्रकार का नाउन है? तो मैं बता दूं, किसी का नाम, स्थान, प्लेस, ये सब जितने भी होते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में चौथा ऑप्शन आपका प्रॉपर नाउन है और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इन इज द वर्ड ब्रेव। ब्रेव कैसा है भैया? एडजेक्टिव है, क्योंकि बहादुर ये कोई क्रिया नहीं है, इसलिए एडजेक्टिव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। कौन सा है भैया? तो हवा मटेरियल नाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो इनको हम देख सकते हैं, सिर्फ फील किया जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। काऊ आपका गाय, इसमें आएगा नहीं, मटेरियल नहीं हो सकता है। क्लास ये कलेक्टिव नाउन में आता है। काऊ ये आपका कॉमन नाउन में आता है। और गोल्ड जो है आपका मटेरियल में आता है। फिर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक कौन सा है? तो कनेक्शन, देखिए ओमेन यानी औरत जो है ओमेन, ये भाववाचक हो नहीं सकता, भाव हो नहीं सकता, फ्लो में जोतना होता है ये हो नहीं सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कनेक्शन। कनेक्शन मतलब जुड़ाव, लगाव होता है, तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हिच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी,
एडवर्सिटी किस प्रकार का नाउन है? एडवर्सिटी तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड हार्ड इन द सेंस इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। हार्ड क्या हो? एडवर्ब होगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होगा? जहाँ पर भैया बट वर्ड लगता है, दो कोई सिंपल सेंटेंसों को जोड़ा जाता है। तो आपको पता है, देखिए सी इज फुली बिजी, तो ये पहला तो भैया सिंपल सेंटेंस है। आई एम नोबडी फॉर यू, सिंपल है। माई ग्रैंड मदर इज नॉट वेल, सिंपल है। ये पहला ऑप्शन देखिए, ये आपका मतलब कंजंक्शन का यहाँ काम हो रहा है, दो सेंटेंसों को ये जोड़ रहा है। क्या है? सी इज पुअर, वो गरीब है, बट सी इज बाई नेचर ऑफ हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल। तो यहाँ पर बट वर्ड लगा है, ये आपको कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस व्हिच इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट की आप हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, काम हो जाएगा। यानी हैज या हैव जिसमें लगा होगा वही सही होगा। तो ये देखिए फोर्थ में आपको हैव मिल गया, ये ऑप्शन आपका सही है, कुछ नहीं करना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए मिसस्पेल्ड। अब ये चीज़ें भैया आपको खुद लर्न करना पड़ेगा, इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब मुझे खुद देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। आपको बताना है कौन सा इसमें ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। तो आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। तो इसका राइट जवाब ये फोर्थ होगा। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। निगेटिव भैया जिसमें नॉट लगा होगा वही काम कर देगा, जैसे डज नॉट। ये पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। व्हाट इज योर फेवरेट बुक। ये हो नहीं से व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट डू यू नो अबाउट इंसिडेंट। तो ये दूसरा आपका भैया होगा, दूसरा ही सही है। फिर इसके बाद में पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स, सॉरी बहुत सॉरी, एक मिनट, एक मिनट वॉश। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स शायद से पाते हैं कि तीनों सेंटेंस छोटे छोटे हैं, नहीं सिंपल में है, तो चौथा ये कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ से देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। कौन सा प्लूरल है? तो माइस, यानी फोर्थ ऑप्शन इज प्लूरल। और फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज ए सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता था भैया? मैथमेटिक्स। रेगुलर मतलब रिगार्डेड सिंगुलर था, तो मैथमेटिक्स है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन है ये आपको बताना है। तो ही वाज हिट बैडली, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, यही आपका सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको बताना है। तो पैसिव वॉइस से आपका ये बी वाला पहला हो जाएगा। फिर इसके बाद में दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग इन द अबव सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द। एक मिनट सर, देखिए अगला क्वेश्चन है कि दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो इसका डेफिनेट आर्टिकल होगा। दोस्तों मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, अगला पार्ट जो है, जो बचे क्वेश्चन है उसको मैं बाद में करा दूंगा। ये दो क्वेश्चन लास्ट के देख लीजिए, तीन जितने क्वेश्चन हैं। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट इन द above सेंटेंस, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसा होता है? तो भैया कॉमन जेंडर है। कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर है।
फिर आपको बताना है इन द सेंटेंस ही वाज गोइंग एलॉन्ग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। ही वाज गोइंग, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। कैसा है? पास्ट कंटिन्यूअस। और दोस्तों ये 90 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं शाम तक आपको 60 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, लेकिन पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि मुझे और क्या करना है। अपने दोस्तों सहपाठियों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे 10 दिन जो पेपर बचे हैं हम लोग अच्छा रिस्पांस दे सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।